26 सितंबर को यूपी के बरेली में हुई हिंसा के बाद प्रशासन का एक्शन यहां लगातार जारी है। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा और उसके करीबियों पर बुलडोजर कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। नगर निगम और बरेली विकास प्राधिकरण की अगर हम बात करें तो देखिए किस तरह से ये पूरी की पूरी टीम जो है वो सैलानी मार्केट पहुंची और इसके बाद अवैध तरीके से बनाई गई 200 दुकानों को यहां गिराना शुरू कर दिया गया। मतलब बरेली में हिंसा को अंजाम देने वालों की अब बिल्कुल खैर नहीं, जिनमें बरेली बवाल के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के करीबी और उसके राइट हैंड डॉक्टर नफीस के रजा पैलेस पर भी शामिल है, जिसको ढहाने के लिए प्रशासन की तरफ से कई बुलडोजर भेजे गए। सबसे पहले बुलडोजर से रजा पैलेस का गेट तोड़ा गया, फिर एक एक करके 3 बुलडोजर पैलेस के अंदर पहुंच गए। इसके बाद डॉक्टर नफीस के अवैध रजा पैलेस को बुलडोजर से ढहा दिया गया। ये है बैंक्वेट हॉल, जिसको यहाँ पर अब डिमोलिश किया जा रहा है, निस्तो नाबूद कर दिया जा रहा है। 3 बुलडोजर आपको फ्रेम में दिखाई देंगे। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल के जवान भी तैनात रहे ताकि हालात बिगड़ते ही वक्त रहते उसे संभाला जा सके। तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस के अलावा सैलानी मार्केट में अवैध तरीके से बनी 200 दुकानों पर भी कार्रवाई की गई। और देखिए किस तरह से ये पूरी की पूरी घटना जो है उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। बवाल के बाद पीड़ितों से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने यहां रोक दिया। इस दौरान सपा के कई नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट भी कर लिया। दरअसल 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद मामले को लेकर जुमे की नमाज के बाद यहां बवाल शुरू हुआ था, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी की सियासत तेज हो गई। बरेली में हुए बवाल के बाद समाजवादी पार्टी का 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पीड़ितों से मिलने जा रहा था, जिसमें कई सांसदों को पुलिस ने रोक लिया, जबकि कई सांसदों को हाउस अरेस्ट कर लिया। सपा सांसदों को हाउस अरेस्ट और बरेली नहीं जाने पर माता प्रसाद पांडे ने योगी सरकार को घेरा, वहीं यूपी सरकार मंत्री ने पलटवार किया। सूचना मिली, मैं रात को भागता हुआ 12 बजे यहाँ आया। मुस्लिम मतदाता उनके साथ कैसे मजबूती से जुड़ा रहे, इसी के लिए सारे काम करना है। 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद मामले को लेकर जुमे की नमाज के बाद बवाल हुआ था, जिसका मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा है। इस मामले में 80 से ज्यादा आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। 26 सितंबर को बरेली में जिस तरह हिंसा फैली वो सब ने देखा, लेकिन उपद्रव फैलाने वाले शायद भूल गए कि कोई है जो उन पर नजर बनाए हुए है और उनकी हर करतूत अदृश्य आंखों से यहाँ देखी जा रही है। अब उसी के आधार पर दंगाइयों की डेंटिंग पेंटिंग हो रही है, लेकिन आखिर क्या है बरेली में वो अदृश्य आंखें? देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वो अदृश्य आंखें बरेली का कमांड सेंटर है, जहां 1 या 2 कैमरों से नहीं बल्कि 1200 से ज्यादा कैमरों से पूरे बरेली शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। 26 सितंबर को भी हिंसा वाले दिन इन्हीं कैमरों की मदद से उपद्रवियों की हर करतूत पर नजर रखी गई और इसी के चलते हिंसा पर कुछ ही देर में काबू पा लिया गया। जहाँ पे भीड़ अनियंत्रित हो रही थी वहाँ पे हम लोग उच्च अधिकारीगणों को अवगत कराए। हमारे अधिकारीगणों ने उस पर कार्रवाई की, जिससे कि नियंत्रण पाया जा सका। एडवांस कैमरों से लैस ये कमांड सेंटर 2000 से ज्यादा दंगाई इसमें कैद हुए और उसी के आधार पर अब तक 80 से ज्यादा उपद्रवियों की डेंटिंग पेंटिंग हो गई। हिंसा हुई तो करीब 2000 ऐसे सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले, जिसमें कि दंगाइयों के चेहरे साफ हो गए। बरेली का ये कमांड सेंटर न सिर्फ हर गतिविधि पर नजर रखने में कारगर है, बल्कि शहर के किसी भी स्थान पर हो रही छोटी सी हलचल पर पुलिस को अलर्ट करने में मददगार है। अब उन दंगाइयों की कुंडली योगी के टेबल पर है, जिनका हिसाब हो रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल में हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद पर कार्रवाई न करने की यहां पर याचिका लगाई थी और कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अब निचली अदालत में अपील करने की बात कही है। प्रशासन का दावा था कि मस्जिद तालाब की जमीन पर बनी थी, जिस पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा था। इस दौरान अवैध तरीके से बने मैरिज हॉल को बुलडोजर से ढा दिया गया। तालाब पर बनी अवैध मस्जिद को हटाने पहुंची प्रशासन की टीम से लोगों ने खुद तोड़ने के लिए 4 दिन की मोहलत मांगी थी। इसके बाद लोगों ने खुद ही मस्जिद की बाहरी दीवारों को तोड़ दिया था। मस्जिद के मुतवल्ली ने हाईकोर्ट की अर्जेंट बेंच में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही ध्वस्तीकरण आदेश पर स्टे लेने के लिए निचली अदालत में अपील करने की बात कही। वो रेगुलर अपील का एक इशू है, जिसके लिए कोर्ट ने हमको हमारी ही रिक्वेस्ट पर परमिट किया कि हम वहां पर जाकर अपनी अपील फाइल करें। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करने के बाद तालाब की जमीन पर बनी अवैध मस्जिद पर योगी का बुलडोजर चलना तय है।
एक तरफ दंगाइयों की डेंटिंग पेंटिंग हो रही है तो दूसरी तरफ बदमाशों और हिस्ट्री शीटरों का हिसाब भी हो रहा है। यानी योगी सरकार और योगी की पुलिस ने ठान लिया है कि प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना है, जिसका असर यूपी में क्राइम रेट लगातार नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसी दिशा में योगी फोर्स लगातार बढ़ रही है। ऐसा कोई दिन नहीं जब ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक्शन ना दिख रहा हो। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, संभल, अमेठी, मथुरा में योगी फोर्स ने अपराधियों का हिसाब किया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने आतंक का पर्याय बन चुके मेहताब को यमराज के पास भेज दिया। बताया जा रहा है कि बदमाश पर 18 से ज्यादा मामले दर्ज थे। बुढ़ाना में सराफा व्यापारी से लूट के बाद 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इस पर हमला करोगे तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे कभी नहीं। मेरठ में लाइव मर्डर के आरोपी से मुठभेड़ के बाद आरोपी लंगड़ाकर चलने लगा, तो बुलंदशहर में हिस्ट्री शीटर की हत्या में फरार मोहम्मद पर भी पुलिस फोर्स का एक्शन दिखा। अमेठी में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत इनामी बदमाश को अरेस्ट किया गया। वहीं मथुरा में बीजेपी जिलाध्यक्ष के घर फायरिंग के आरोपी को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया गया है। और ये एक्शन अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि ये योगी का ऑर्डर है। अब बात नेपाल की, जहाँ के जनकपुर में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान भारी बवाल हो गया। विसर्जन के दौरान उपद्रवियों ने जुलूस पर यहां पत्थर बरसाए, बोतलें फेंकी, जिसकी वजह से इस इलाके में तनाव बढ़ गया और जवाब में आक्रोशित हिंदुओं ने प्रदर्शन और आगजनी की है। जिसके बाद उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। तस्वीरें नेपाल के जनकपुर की बताई जा रही है, जहां तेलिया तालाब इलाके में उस वक्त हंगामा हो गया जब हिंदू पक्ष दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस निकाल रही थी। तभी कुछ मुस्लिम युवकों के गुट ने जुलूस पर पत्थर और बोतलें फेंकनी शुरू कर दी। उपद्रवियों की पत्थरबाजी पर हिंदू गुट भी आक्रोशित हो गया और जमकर हंगामा किया। हालात बेकाबू होता देख नेपाल पुलिस ने मोर्चा संभाला। माहौल शांत करने के लिए पुलिस ने कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है, लेकिन पूरे गाँव में तनाव अब भी बरकरार है। फिलहाल चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और हालात पर नजर बनाए हुए है। आजाद भारत में पहली बार सिक्के पर भारत माता का चित्र अंकित किया गया है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों को इससे दिक्कत होने लगी और उसने भारत माता के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। जांच में वो शख्स कांग्रेस का नेता निकला, जिसके बाद हिंदू संगठन का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। और ये वही असद खान है जो कि कांग्रेस का नेता बताया जा रहा है, जिसने भारत माता के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे हिंदू संगठन अब मैदान में आ गए हैं। आरोपी असद के खिलाफ FIR दर्ज करके आरोपी को अरेस्ट भी कर लिया गया है। दरअसल पीएम ने संघ के 100 साल पूरे होने पर 100 रुपए का सिक्का जारी किया था, जिस पर भारत माता की तस्वीर अंकित थी, लेकिन आरोपी ने उस पर विवादित टिप्पणी कर दी और इसी से नाराज होकर हिंदू संगठनों ने विरोध जताते हुए आरोपी का पुतला भी फूका। उस पे NSC कार्रवाई हो, उसका घर पे बुलडोजर चलाया जाए। तो जो हम भारत माता को भारत माँ नहीं मानते, ऐसे लोगों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। जीना की संतान है, उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। आरोपी असद खान पर NSA लगाने की मांग हो रही है और अब देखना होगा कि भारत के अपमान का ये विवाद कहां जाकर थमता है। और अब खबर पंजाब के जालंधर से, जहां जय श्री राम का नारा सुनते ही भाईजान भड़क गए। नारा लगाने वाले हिंदू व्यक्ति पर हमला कर दिया, उसकी स्कूटी की चाबी छीन ली और इस मामले में दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और यहाँ जय श्री राम का नारा लगाने के बाद विवाद बढ़ गया। स्कूटी पर सवार इसी शख्स ने जय श्री राम के नारे लगाए थे। इस शख्स को मुसलमानों ने घेर लिया, इसकी स्कूटी की चाबी छीन ली। कई युवा इस शख्स को मारने के लिए टूट पड़े, लेकिन बुजुर्गों ने बीच बचाव किया। जालंधर में DC कॉम्प्लेक्स के पास ये पूरा विवाद हुआ। मुस्लिम समाज के लोग हाथ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। इसी दौरान स्कूटी सवार ने जय श्री राम के नारे लगाए। जब इस घटना की जानकारी हिंदू संगठन को मिली तो वो उग्र हो गए। हाथापाई करने वाले मजहबी भाईजान पर कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस ने एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन हिंदू संगठन गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा हुआ है। धरना स्थल पर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। और अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर बिलासपुर में एक मुस्लिम युवक ने मंदिर में आपत्तिजनक हरकत की है। इसके बाद इस इलाके में यहां तनाव फैल गया। आपको बता दें, युवक की तलाश में आक्रोशित लोगों ने मुस्लिम बस्ती के कई घरों में तोड़फोड़ की है और फिलहाल पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। और सरकंडा का मुरुम खदान इलाका छावनी में तब्दील हो गया। यहाँ लोग शिव मंदिर में एक मुस्लिम युवक की आपत्तिजनक हरकत के बाद गुस्से में आ गए हैं।
लोगों का कहना है कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और इसके लिए माफी की कोई जगह नहीं है। और इसका हम खंडन नहीं, उनको त्राहिमाम करवा देंगे। हमारे धर्म के साथ मजाक हुआ है। आरोप है कि मुस्लिम युवक ने शिवलिंग को अपवित्र कर दिया। इसके बाद से इलाके में तनाव है। गुस्साए लोगों ने आरोपी समेत कई लोगों के घरों को तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके विरुद्ध गंभीर धाराओं में, कठोर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव है। मंदिर को गंगा जल और दूध से धोया गया और अब शुद्धिकरण के लिए यज्ञ की तैयारी की जा रही है। आई लव मोहम्मद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, वहीं मध्य प्रदेश, हर जगह पर आई लव मोहम्मद पर विवाद हो रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में छोटे छोटे बच्चे हाथ में इस्लामिक झंडे और आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे। और इस दौरान बच्चों ने मजहबी नारे लगाए। इनके हाथों में इस्लामिक झंडे हैं। इन झंडों को लहराते हुए बच्चे मजहबी नारे लगाए जा रहे हैं। नारे लगा रहे इन बच्चों की उम्र 6 साल से 14 साल के बीच है। लेकिन देखिए कैसे इन बच्चों में कट्टरता कूट-कूट कर भरी जा रही है। ग्वालियर के मेवाती मोहल्ला में आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर रैली निकाली गई, जिसमें बच्चों को सहारा लिया गया। इस रैली में कोई नौजवान या बुजुर्ग नहीं है। सुबह सुबह बच्चों के हाथों में इस्लामिक झंडा लेकर नारेबाजी की। लेकिन धर्म की आड़ में उपद्रव करने और कट्टरता फैलाने की इजाजत नहीं है। ऐसे आचरण की इजाजत नहीं है जिससे किसी दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हों। माफिया मुख्तार अंसारी से जब्त की गई जमीन पर बने फ्लैट का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है। माफिया की अवैध जमीन से कब्जा यहां खाली करके योगी सरकार ने गरीबों के लिए जो सस्ते घर का सपना देखा था वो अब साकार हो चुका है। आम लोगों के लिए राजधानी लखनऊ की प्राइम लोकेशन पर बने करीब 2500 फ्लैट्स अफोर्डेबल दाम पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध है, जिनका आवंटन ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम से होगा। फेस्टिव सीजन में एलडीए ने बड़ा तोहफा दिया है। एलडीए ने एक साथ अटल नगर और सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना लॉन्च कर दी है। दोनों योजनाओं में 1 BHK और 2 BHK के कुल 2568 फ्लैट्स होंगे। देवपुर पारा स्थित अटल नगर आवासीय योजना में 1 BHK और 2 BHK फ्लैट्स की शुरुआती कीमत सिर्फ 9,82,000 रुपए है। यहाँ 15 टावर्स में कुल 2,496 फ्लैट्स बनेंगे। वहीं डालीबाग में माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना में 72 EWS फ्लैट्स 10,70,000 में मिलेंगे। डालीबाग योजना हजरतगंज चौराहा से महज 5 से 10 मिनट की दूरी पर है। प्राइम लोकेशन पर बने इन फ्लैट्स की डिमांड तेज होने की उम्मीद है। इन फ्लैट्स में लिफ्ट, पावर बैकअप, किड्स प्ले एरिया जैसी सुविधाएं शामिल हैं। आम लोगों के लिए सस्ते घर बनाने का सीएम योगी का सपना पूरा हो गया है। सनातनी त्योहार का सीजन चल रहा है और ऐसे में एक बार फिर से सनातनियों से ही खरीदारी करने की मांग उठने लगी है और ये मांग की है कंप्यूटर बाबा ने। मध्य प्रदेश के रायसेन में जिहादियों से सावधान रहने के लिए अभियान छेड़ दिया गया है और ये उसी अभियान के तहत लगाया गया पोस्टर है, जिसमें साफ साफ गैर सनातनियों ने खरीदारी न करने की अपील की गई है। धर्म को दूषित करने की साजिश रच रहे, ऐसा पत्र महामंडेश्वर कंप्यूटर बाबा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहम्मद यादव को लिखा है। साथ ही हिंदुओं से मांग की है कि वो गैर हिंदुओं से खरीदारी दीपावली की कतई ना करें। दरअसल त्योहारी मौसम में कई जगह से गैर सनातनियों को लेकर मिलावट करने की खबर आई थी, जिसके बाद कंप्यूटर बाबा ने सीएम मोहन को खत लिखकर एक्शन की मांग भी की है। साथ ही हर इलाके में जाकर दुकानों की जांच की मांग भी शुरू कर दी है। लोग मिलावट कर रहे हैं, लोग घी में मिला रहे हैं, लोग चर्बी मिला रहे हैं। कौन मिला रहा है? अरे जो सनातनी नहीं है वो मिला रहे हैं। सनातनी त्योहार में सनातनियों से खरीदारी के इस अभियान को हिंदुओं का समर्थन भी मिल रहा है। जी मीडिया से बात में हिंदू संगठनों ने इसे सही बताया है। तो दीपावली मनाते हैं तो उनसे दीपावली की खरीदारी करना चाहिए। मुस्लिम का पेट भरेगा, हिंदू रामलीला जाने, मुस्लिम जाने मुस्लिम का काम जाने, हिंदू का काम हिंदू जाने। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार है और उसके बाद दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा और उससे पहले जिहादियों से बचने की अपील ने सियासत का पारा बना दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बिहार के सभी 12 मान्यता प्राप्त दलों के साथ बैठक की, जिसमें चुनाव को लेकर यहां अलग अलग दलों ने निर्वाचन आयोग को सुझाव भी दिए हैं। जेडीयू ने 1 चरण में तो वहीं बीजेपी ने 1 से 2 चरण में चुनाव कराने की मांग की है। और इस बैठक के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई। जेडीयू ने निर्वाचन आयोग से 1 चरण में तो बीजेपी ने 1 से 2 चरण में चुनाव कराने को कहा।
दिया है कि एक चरण में ही, एक फेज में ही चुनाव संपन्न कराया जाए। हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो मतदान है वो 1 से 2 फेज में, 2 फेज तक में करवा लिया जाए। इसके पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं के लिए तोहफे की झड़ी लगा दी है। अब यहाँ के बेरोजगारों को 2 साल तक हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख रुपए तक का कर्ज इंटरेस्ट फ्री होगा और इसके अलावा भी कई घोषणाएं हुई हैं। और इन तोहफों के कारण बिहार के युवाओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी ने युवाओं के लिए गिफ्ट बॉक्स खोल दिया। बेरोजगारों को 2 साल तक हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। 4 लाख रुपए तक के कर्ज पूरी तरह से इंटरेस्ट फ्री होंगे। पीएम ने जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इसके अलावा बिहार सरकार के 4000 से ज्यादा नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं और इसलिए बिहार के लोगों से मैं जागरूक रहने का आग्रह करूंगा। निर्वाचन दिल्ली में छठ महापर्व पर शायद इस बार सियासी घमासान नहीं होगा, क्योंकि इस बार यमुना की तस्वीर बदली नजर आएगी और अभी से ही सीएम रेखा गुप्ता ने यहां मोर्चा संभाल लिया है। सीएम ने नाव के जरिए यमुना का निरीक्षण किया, जिससे संदेश साफ है कि इस बार न राजनीति होगी और न ही लापरवाही। और दिल्ली की राजनीति में छठ महापर्व हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रहा है। छठ घाटों की तैयारी हो या यमुना की सफाई हो, हर साल सरकार और विपक्ष आमने सामने आती रही है, लेकिन इस बार तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। सीएम रेखा गुप्ता खुद बोट पर सवार होकर यमुना निरीक्षण के लिए निकल पड़ी हैं। बोट क्लब से लेकर हाथी घाट तक नदी की हकीकत को देखा जा सकता है। सीएम ने साफ कहा है कि छठ की तैयारी अब सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर भी नजर आएगी। सरकार पूरी तरीके से सारी व्यवस्थाएं खड़ी करेगी, अपनी ओर से खड़ी करेगी। भव्य छठ घाट बनाए जाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे, सुरक्षा, लाइट, स्वच्छता, हर एक व्यवस्था दी जाएगी। और ऐसी भव्य छठ जो दिल्ली में आज तक कभी पहले देखी नहीं गई हो। एमपी से राजस्थान तक कफ सिरप बच्चों की जान का दुश्मन बन रहा है। 2 राज्यों में कफ सिरप की वजह से यहाँ हाहाकार मचा हुआ है, तो यहाँ कफ सिरप पीने की वजह से 12 मासूमों की जान चली गई है, जिसको लेकर अब दोनों ही राज्यों की सरकारें एक्शन मोड में नजर आ रही है और सिरप पर बैन लगा दिया गया है। दरअसल इस कफ सिरप में डाईएथिलीन ग्लाइकॉन डला है, जो कि जहरीला केमिकल है और दवाओं को मीठा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इस कफ सिरप को पीने से बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है, फिर उनकी किडनी काम करना बंद कर देती है। एमपी में सरकार ने कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप को पूरी तरह से बैन कर दिया है। यही नहीं, कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट पर भी कार्रवाई हो रही है। जिस कफ सिरप से बच्चों की मौत होने का दावा किया जा रहा है, उसकी फैक्ट्री कांजीपुरम में है। सीएम मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश पर कोल्ड ड्रिफ्ट जो सिरप है उसको पूरे प्रदेश में बैन किया गया है। जांच के बाद तुरंत कार्रवाई की गई है। उधर राजस्थान सरकार ने भी जहरीले कफ सिरप मामले में बड़ा एक्शन लिया है। ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड कर दिया गया है। इधर राजधानी दिल्ली में मिलावट गैंग के खिलाफ एक्शन हो रहा है। भारी मात्रा में मिलावटी घी जब्त किया गया है और अब मिलावट के खिलाफ इस युद्ध में दिल्ली बीजेपी के विधायक मैदान में आ गए हैं और मांग कर रहे हैं तगड़ा एक्शन हो। और इसे लेकर बीजेपी विधायकों ने सीएम रेखा गुप्ता को खत लिखा है। विधायक रविकांत ने खाद्य मंत्री को घी पनीर में चर्बी मिलाने को लेकर जांच की मांग की है। तो मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन में और तेजी से खाद्य विभाग के छापे पड़ेंगे। इन लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा जो लोग हिंदुओं के त्योहार में चर्बी का काम कर रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे पहले ही क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलावटी घी बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया था और 6 आरोपियों को अरेस्ट किया था। इसे लेकर विधायक नेगी का कहना है कि हिंदू त्योहार में प्लान के तहत ऐसे लोग एक्टिव हो जाते हैं। टारगेट करा जाता है जब हिंदुओं के जो भी त्योहार होते हैं उन त्योहारों में एक प्लान के तहत ये लोग काम करते हैं। हिंदू त्योहारों को टारगेट कर अपवित्र करने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी विधायकों ने ऐसी गैंग के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। नवरात्रि की रोशनी में जब पूरा शहर गरबा की थाप पर थिरक रहा था, तब देवास के एक घर में अंधेरे ने एक मासूम की जिंदगी निगल ली। प्यार, शक और पागलपन ने एक और बेटी की जान ले ली। युवक ने पहले उसकी सांसें छीनी, फिर 2 दिनों तक उसकी लाश को पानी के ड्रम में छिपाए रखा और फिर उसके पिता को फोन करके कहा, तुम्हारी बेटी को मार डाला है, जाओ उसे ड्रम से निकाल लो। ये कोई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है।
एमपी के देवास की घटना है, जहां मनोज चौहान ने बेवफाई के शक में अपनी प्रेमिका लक्षिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। गरबा खेल कर लौटी लक्षिता को मनोज ने पहले कमरे में बंद कर दिया, उसके बाद हाथ पैर बांधकर पानी से भरे ड्रम में डुबोकर उसका कत्ल कर दिया। हत्या के बाद 2 दिन तक मौत का वो नीला ड्रम उसी घर में रखा था और लक्षिता की मुस्कान उसी में दम तोड़ चुकी थी। तीसरे दिन खुद आरोपी ने फोन करके परिजनों को बताया लाश ड्रम में है। मनोज ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए किस तरह से अब आपको बता दें, बिहार में पुल का टूटना, सड़क का धंसना आम है, लेकिन चुनावी साल ऐसी खबरें खास हो जाती हैं। राजधानी पटना में सिर्फ 3 साल पहले बनी सड़क धंस गई और इस घटना के बाद आसपास के पुल से भी गाड़ियों का आना जाना रोक दिया गया है, क्योंकि सुबह सुबह तेज आवाज के साथ अचानक सड़क धंस गई। गड्ढे में 2 गाड़ियां फंस गईं, जिसे क्रेन की मदद से निकाल लिया गया है। फिलहाल इस सड़क से आना जाना रोक दिया गया है। चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। नगर निगम की टीम गड्ढे को भर रही है। आज सुबह ये सड़क पूरी तरह से धंस गई है। अब इसको जो प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से इसको भरने की कोशिश की जा रही है। पटना के मीठापुर सब्जी इलाके में 3 साल पहले फ्लाईओवर के साथ ये सड़क भी बनी थी। सड़क के धंसने के बाद फ्लाईओवर पर भी खतरा बढ़ गया है। फिलहाल फ्लाईओवर को भी बंद कर दिया गया है। अब बिहार सरकार इसकी जांच कराएगी कि सड़क क्यों धंसी। बुडको के अधिकारी को हम लोगों ने बुलाया है। जीवेश मिश्रा जी से भी हम बोलेंगे कि अपने स्तर से भी इसकी पूरी जांच कर। पटना में 15 दिन के भीतर 2 जगह पर सड़क धंसी है। 20 सितंबर को पटना जंक्शन के पास सड़क धंसी थी, जिसमें एक कार फंस गई थी। अब मीठापुर में सड़क अचानक धंसी है। लोग सड़क निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। जाहिर है चुनावी साल में सत्ता पक्ष को इसका जवाब देना होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में शहबाज सरकार और मुनीर आर्मी के खिलाफ यहां पर लोगों का जो प्रदर्शन है वो काफी समय से चल रहा है। पाकिस्तान आर्मी का मुकाबला करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सैनिक पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए हैं। पीओके में जारी प्रदर्शन के बीच ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने अब बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से अब पीओके संभल नहीं रहा है, क्योंकि बुनियादी जरूरतों पर सब्सिडी कटौती का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने शहबाज सरकार और मुनीर सेना की नाक में दम कर दिया है। पीओके में जारी प्रदर्शन के बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से अब पीओके नहीं संभल रहा है। अधिकृत जमीन लेकर के रहेंगे, यही समय है, सही समय है। और अभी पाकिस्तान में बहुत बढ़िया हंगामा चल रहा है। भगवान सबको सद्बुद्धि दें। हम वहाँ भी शांति की प्रार्थना हनुमान जी से कर रहे हैं और पाकिस्तान से कहेंगे कि यदि तुमसे देश ना संभले तो घर वापसी कर लो भारत में। पीओके की जनता पाकिस्तान सरकार और सेना के हाथों से निकल चुकी है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने ठान लिया है जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी हो जाती पीओके की सड़कों पर प्रदर्शन जारी रहेगा। चीन में वैज्ञानिकों ने 10 लाख साल पुरानी एक ऐसी चीज को खोज लिया है जिसने उन्हें हैरान करके रख दिया। चीन के हिबोई प्रांत में वैज्ञानिकों को 10 लाख साल पुरानी इंसानी खोपड़ी मिली है, जिस पर शोध करने के बाद एक नई स्टडी सामने आई है। इस मानव खोपड़ी से पता चलता है कि हमारी प्रजाति होमो सेपियंस की शुरुआत अब तक के माने गए समय से करीब 5 लाख साल पहले की गई थी। सिटी स्कैन और डिजिटल मॉडलिंग के इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने इसके आकार को फिर से बनाया है। नए डिजिटल रिक्रिएशन से पता चला है कि ये होमो लोंगी यानी कि ड्रैगन मैन की है। और खबरों में अब बात मध्य प्रदेश की, जहां पर छतरपुर में संदिग्ध ड्रोन उड़ने की वजह से दहशत का माहौल हो गया है। लोगों ने दावा किया कि चोरों का गिरोह ड्रोन की मदद से घरों की रेकी करके चोरी की घटना को अंजाम दे रहा है। इतना ही नहीं, ड्रोन की मदद से लोगों पर हमले भी किए जा रहे हैं। यही वजह है कि लोग दिन हो या रात लाठी डंडे लेकर गांव में पहरा दे रहे हैं। क्यों घूम रहे आप लोग? दावा किया गया कि छतरपुर में पिछले 15 दिन से लगातार संदिग्ध ड्रोन देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई गांव में दहशत का माहौल है। लोग रात भर टॉर्च और लाठी डंडे लेकर गश्त कर रहे हैं। गांव के लोगों ने आशंका जताई है कि चोरों का गिरोह ड्रोन की मदद से घरों की रेकी कर चोरी की घटना को अंजाम दे रहा है। यही नहीं, दावा किया गया कि ड्रोन की रेकी करने के बाद लोगों पर निशाना भी साधा गया। फिलहाल इस मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस पता लगाने में जुट गई है कि इलाके में चोर का गिरोह एक्टिव है या फिर कोई डराने के लिए ऐसा कर रहा है।